जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला इटावा में सैनिक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल विधानसभा जसवंत नगर की कर्री पुलिया पर स्थित है। सैनिक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधक नेम सिंह यादव ने बताया कि वो काफी सालों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वह आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर भी हैं। सैनिक सेकेंडरी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधक ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। सैनिक सेकेंडरी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधक नेम सिंह यादव ने कहा कि शिक्षा वह जननी है जो पाएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से दे रहे हैं विशेष ध्यान। नेम सिंह यादव ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। प्रबंधक नेम सिंह यादव जी ने कहा कि कॉलेज की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत ही जल्दी शिक्षा प्रणाली को अपनी लाइन पे लाया जाए। देखिए इटावा के जसवंत नगर से संपादक कुमार गौरव और पवन कुमार की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला इटावा में और इटावा की विधानसभा जसवंत नगर। वहाँ मैं जहाँ बैठा हूं उस विद्यालय का नाम है सैनिक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल। हमारे साथ इस संस्था के प्रबंधक महोदय हैं बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ। पिछले 2 साल से कोरोना काल का समय था और कोरोना काल के बाद एक बार फिर से विद्यालय ओपन हुए हैं, नया सेशन स्टार्ट हुआ है। कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, नया सेशन स्टार्ट हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस रहीं, ऑफलाइन क्लासेस रहीं, कौन कौन से चैलेंजेस फेस करे, ट्रांसपोर्ट को लेकर क्या क्या चैलेंजेस आए, हमारा जो शिक्षा का जो गैप हुआ 2 साल उसको रिकवर कैसे करेंगे, बात इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करने के लिए उपस्थित है। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। सर आप एक सैनिक हैं जी, एक संस्था आप चलाते हैं जी। 2 साल का समय था, कैसा रहा? इस 2 साल के कोरोना काल के दौरान हमारे विद्यालय ने देश के सभी विद्यालयों के बच्चों पर सबसे ज़्यादा शिक्षा का असर पड़ा कि गवर्नमेंट ने कर दिया कि ऑनलाइन चलाएंगे। मेरा विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है। ग्रामीण क्षेत्र में इतनी बिजली और मोबाइल से उपलब्ध ना होने से मैंने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की। उनमें बच्चों को कोई ज़्यादा लाभ ना मिला। तत्पश्चात हम लोग गांव के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमारे जो टीचरों को हम सैलरी देते हैं, ऑनलाइन फीस क्लास चलाने से हम लोगों को कोई फीस ना मिली और हमारी व्यवस्थाएं गड़बड़ाई। हमारा विद्यालय ट्रांसपोर्ट पर निर्भर करता है और ट्रांसपोर्ट हम जब लेते हैं तो प्राइवेट कंपनियों से लोन लेते हैं। उनकी किस्त अदा करने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुसीबत झेलने पड़ी और हम लोगों पर ओवरलोड हुआ, उसका नुकसान भी हुआ। हमारे बच्चों में गांव में रहने के कारण उनका रहन सहन और शिक्षा से बहुत ज़्यादा दूरियां बन गई। जब 2 साल बाद मैंने विद्यालय ओपन किया तो मैंने देखा कि जो मेरा बच्चा एक सब्जेक्ट का टेस्ट लेते थे हम वीकली, जो 50 मार्क में से 45-46 मार्क लाता था, और एक सप्ताह वाला जो मैंने टेस्ट लिया उसमें मेरा बच्चा 20 से 25 मार्क ला पाया। तो हमारे टीचर स्टाफ को मैंने देखा कि मैंने जो बच्चों को पहले इनकी जड़ मजबूत की थी ऊपर लेके चलने में, उसमें बहुत खासी परेशानी आएगी। आपको गार्जियंस को और बच्चों को अपने उस स्टेज पर पहुंचने के लिए समय भी बढ़ाया मैंने और बच्चों को इस प्रकार से गाइडेंस दिया कि इसका कोर्स को हम कैसे कर सकें। जी सर, एक सवाल और आपसे, ये 2 साल का जो समय था उसमें सरकारों का क्या सहयोग रहा? ये 2 साल के कोरोना काल एक ऐसा संकट का समय था, किसी सरकार ने केवल एक ही आदेश दिया कि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाए। बहुत ही नामुमकिन है कि बच्चा जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तब हम उसका कोर्स जो करते हैं और उसको वहाँ तक ले जाना चाहते हैं तो उसमें कठिनाई आती है। ऑनलाइन मोबाइलों से बच्चा ग्रामीण क्षेत्र का
नहीं पढ़ सकता है और सरकार ने कोई सहयोग नहीं दिया। सर एक सवाल और आप जिस तरीके से आप एक सैनिक रहे हैं और अनुभव की कोई कमी नहीं है आपके पास, आपने देखा किस तरीके से वेस्टर्न कल्चर हमारे हिंदुस्तान पे हावी हो रहा है। धीरे धीरे बच्चा हम लोग अपनी मूल संस्कृति से दूर होते चले जा रहे। आपका हमारा दौर था, हम लोग घर से विद्यालय जाते थे, प्रणाम करके पैर छू के जाते। आजकल का वो दौर परिवर्तित होता चला। तो इस वाले सेशन में संस्था क्या करने वाली है जिससे कि हमारी संस्कृति बची रहे और शिक्षा भी निरंतर आगे? इसमें विद्यालय अहम भूमिका निभाते हैं। जो मैं आज भी अपने विद्यालय में विद्यालय परिसर के अंदर 5 मंदिरों का छोटा छोटा निर्माण किया है। सवेरे प्रेयर के टाइम बच्चों को संस्कार के उपदेश में खुद देता हूँ। मैं अध्यात्म से वेद और पुराणों को पाठ करता हूँ। तत्पश्चात मंदिर के अंदर भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हमारे बच्चों को संस्कृति से जुड़ाव रखता हूँ। और संस्कार के लिए अपने टीचरों को पहले मैं ज्ञान देता हूं कि इस प्रकार से बच्चों को पहले बताओ माँ बाप भगवान फिर गुरु, ये ऐसे प्रकार के कई उपदेश दे करके बच्चों को संस्कृति से जोड़ता रहता हूं। जब तक देश की संस्कृति उत्तम नहीं होगी तब तक हमारा देश मजबूत नहीं हो सकता। और बिना शिक्षा के, जैसे कोरोना काल जैसे अगर और समय आए तो हम लोग शिक्षा की दूरियां बहुत बना लेंगे। इस पीढ़ी के बच्चे आगे भविष्य में देश के लिए कोई काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा सर एक सवाल और आपसे, आप सैनिक थे, जब देश सेवा करी, देश सेवा के बाद ये शिक्षा देने का दिल में कैसे ख्याल कैसे आया? इसमें आपने बहुत ही अच्छा शब्द हमारे सामने जो सवाल रखा है वो आज के अपने पुराने दिनों को याद करने में हमें रोना आता है। मैं अपने घर से 12 किलोमीटर पैदल पढ़ने गया। तत्पश्चात हमें सैनिक बनने का मौका मिला। इसके बाद जब मैं रिटायर हुआ तो मेरा एक पैर कटने से, एडी कटने से हमको बोर्ड आउट किया गया। बच्चे हमारे सैनिक स्कूल में पढ़ रहे थे, उनको ना पढ़ा पाए। यहाँ आके छोटा बिजनेस किया। फिर इस क्षेत्र को मैंने देखा कि हमारा क्षेत्र गरीब क्यों है। मेरे अंदर से एक जागृति हुई कि यहाँ के लोग शिक्षित नहीं हैं। और मैं फिजिकल इंस्ट्रक्टर भी था, सेना के स्कूलों को देखता था, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भी रहा, बच्चों को ट्रेनिंग भी देते थे। और आर्मी के दौरान दुनिया देखने का मौका मिला। उस हिसाब से मेरे पास पैसा ना होते मैंने अपनी मेहनत और जो भी पैसा था धीरे धीरे करके 10 साल में मैंने ये विद्यालय तैयार किया। मेरे पास कोरोना से पहले 1300 बच्चे आते थे पढ़ने। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हमारी खुद की थी। 2 बच्चे थे, वो भी मेहनत करते थे, मैं भी मेहनत करता था। हमारे रिजल्ट अच्छे आए। कोरोना जब चला तो मेरे यहाँ विद्यालय की संख्या 1300 में 750 रह गई। और अब मैंने जब विद्यालय ओपन किया तो जो बच्चे मेरे बंद थे वो मैं देख रहा हूँ दोबारा एडमिशन के लिए आ रहे हैं। और उनके गार्जियंस को मैं समझाता हूँ कि आपने ये 5-6 महीने जो हमें मिले थे बीच बात में, उसमें हमारे बच्चे का आपने बहुत बड़ा नुकसान किया है। अब आपको मैं बच्चे को जब 8 घंटे पढ़ाता हूँ, इस प्रकार से उनकी व्यवस्था रखता हूँ, सारे दिन उनके साथ रहता हूँ। और इसके बाद आप जब घर रहते हैं तो वो जो मैं मोटिवेट कर रहा हूँ उसके हिसाब से आप मेरे बच्चे का पालन पोषण करें। और गरीबी को दूर करना है तो शिक्षा ही एक हथियार है, ऐसा मैं उपदेश देता हूँ। क्या लगता है आपको कि अब आने वाले समय में सारी चीज़ें रिकवर होने में कितना और समय लगेगा संस्था को? देखिए, संसार में अगर किसी शब्द का नाम है महामारी तो वो तो आई थी। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सहयोग किया, कोरोना वैक्सीन चलाई, लॉकडाउन लगाया, जो उन्हें करना था अच्छा किया और उसमें महामारी से हम उबर गए। लेकिन हमें इस देश को मजबूत करने के लिए 2 साल का गैप हर समय देख के चलना पड़ेगा। अभी ट्रांसपोर्ट खर्चा जो लेते थे उससे डीजल महंगा होने से हम लोगों को ट्रांसपोर्ट की फीस लेना बड़ा कष्टकारक हो रहा है। ऐसा नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्राइवेट नौकरी करते थे, उनकी नौकरी छूट गई और वो बच्चे हमारे जैसे स्कूल में पढ़ाने में 1500 रुपये फीस देने में, जबकि मैंने सैनिक होने के नाते फीस सबसे कम रखी है। टीचर को अच्छी सैलरी दे रहे हैं,
अगर नहीं होता है तो मेरी पेंशन है, खेती से जो भी करता हूँ, लेकिन बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने दे रहा हूँ। आगे हमें ऐसा लग रहा है हमारे जैसे विद्यालय को, जो भी विद्यालय हैं जो समाज के लिए, बच्चों के लिए, देश को मजबूत करने के लिए यथा प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट से उम्मीद करूंगा कि कुछ हम लोगों का भी सहयोग दिया जाए, जिससे मैं जब तक नई पीढ़ी आने वाली संस्कार और शिक्षित नहीं होगी तब तक हमारा देश उन्नत नहीं कर सकता है। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। विश्वगुरु बनने के लिए हमारे देश के अंदर बहुत महापुरुष हुए और भगवान ने भी जन्म हमारे यहाँ लिया। उन्हीं ऋषियों की संतान को गवर्नमेंट ध्यान रखते हुए शिक्षा पे जोर दे। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय जो संतान चल रहे हैं उन पर नज़र जरूर रखे तो हम देश के लिए अच्छा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें आशा है, उम्मीद है कि ऐसी महामारी हमारे देश पर नहीं आएगी, और संस्था को भी बहुत बहुत बधाई नए सेशन के लिए। धन्यवाद। जिस तरीके से मैंने अभी आपको दिखाया था कि सैनिक हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक से हमारी बात हुई, उन्होंने बहुत बारीकी से बताया कि 2 साल के ड्यूरेशन काल में कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिस तरीके से आप देख रहे हो हमारे साथ इस विद्यालय की पूरी यूनिट खड़ी हुई है। इन लोगों से बात करने का प्रयास करता हूँ, जानने का प्रयास करता हूँ कि 2 साल के जो समय था, कोरोना काल था, ऐसी महामारी हमारे देश पर कभी नहीं आई जो इस बार आई थी, और 2 साल का जो समय रहा वो कैसा रहा, जानने का और बात करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो क्या नाम क्या आपका? शरद दुबे। जी शरद जी, किस सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाते हैं? मैथ एंड साइंस। जैसे मैथ पढ़ाते हैं। 2 साल का समय था, किस तरीके से क्या क्या चैलेंजेस रहे? सबसे बड़े चैलेंजेस तो ये थे, अगर बच्चों के लेवल पे देखा जाए तो अभी देखने में मिल रहा है कि एक डिसिप्लिन में थोड़ा सा गिरावट आई है, क्योंकि बच्चे करीब 2 साल के दौरान जो घर पे रहे हैं, स्कूल के लेवल पे जो उन्हें डिसिप्लिन, अनुशासन वगैरह सिखाया जाता है, तो उसमें भी काफ़ी कमी आई है। और मेन चीज़ है बच्चों में जो पेशेंस है उसमें भी बहुत गिरावट रही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस को किस तरीके से देखें? सर ऑनलाइन की अपेक्षा ऑफलाइन सही रहता है सर। हम लोग आमने सामने देखते हैं सर, वहाँ पढ़ाई सही होती है सर। इन्हीं बच्चों को आप ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे, अभी 2 साल के बाद ऑफलाइन स्टार्ट करा है, तो क्या आप महसूस करा? सर ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस रहते थे। बच्चे जो भी चीज़ें हम बताते थे उन्हें पढ़ने के लिए वो उतना ज़्यादा अच्छे से कवर नहीं कर पा रहे थे। ऑफलाइन क्लासेस में हम बच्चों को ज़्यादा बारीकी से बता भी पाते हैं और बच्चे भी हमें अधिक से अधिक समझने की कोशिश करते हैं। विद्यालय, ये संस्था जो हमारा ड्यूरेशन काल रहा स्टडी का, उसको रिकवर करने के लिए क्या एफर्ट करने वाली? विद्यालय अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है। समय समय पर बच्चों को जो भी कमियां रही हैं उन कमियों को पूरा करने के लिए बच्चों से मिलना, गार्जियन से मिलना, फ़ोन कॉलिंग के द्वारा उनको बताना, समझाना, ये सारी प्रोसेस चल रही है और इस पे लगातार काम चलता रहता है। हम लोग अभिभावकों के साथ मिलकर एक विश्वास करते हैं, उसी पे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। मैडम, क्या नाम क्या आपका? शिवानी। जी शिवानी। शिवानी, शिवानी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? साइंस पढ़ाते हैं। इन्हीं बच्चों को आप पहले पढ़ाते थे, अब पढ़ाते हो, क्या डिफरेंस देखते हो? डिफरेंसेस ये है सर कि पहले अभी छोटे बच्चे हैं वो तो ऑनलाइन प्रॉब्लम उन्हें होती है ऑनलाइन एग्जाम लेने में, बट जो ऑफलाइन में है हम डायरेक्ट बच्चे से रिलेट कर पाते हैं, ठीक है, उन्हें बता पाते हैं, समझा पाते हैं। ऑनलाइन में उतना नहीं हो पाता है। और क्या चेंजेस आपने देखे? चेंजेस से बच्चे थोड़े इनडिसिप्लिन हो गए हैं कि अभी थोड़ा उनको आने में प्रॉब्लम होती है। टीचर्स और जो बच्चों में रहा है कि उनको समझाने में, पहले अगर क्लास में रहते तो हम अच्छे से समझा लेते हैं, अभी ऑनलाइन में कुछ बच्चों को मोबाइल चलाना नहीं आता, किसी पास मोबाइल है नहीं, तो वो सब प्रॉब्लम्स रहेंगे। अब रिकवर कैसे करेंगे? धीरे धीरे ये सब हो रहा है, रिकवर हो रहा है, बच्चे लाइन पे आ रहे हैं। क्या नाम क्या आपका? सुधीर कुमार। सुधीर जी, 2 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। संस्था ऐसा क्या करने वाली है जिससे कि हम जहां 2 साल पहले थे वहां पहुंचने के लिए? सबसे पहले हम लोग बच्चों के जो गार्जियंस है, पेरेंट्स हैं, उनको बुला करके सबको मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं और उन लोगों को समझा भी रहे हैं कि आप लोग होपलेस मत होइएगा। बच्चों ने जो भी खोया है हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमारा सारा विद्यालय वर्ग एक टीम वर्क की तरह काम करके हम लोग बच्चों की जो हम लोगों से मदद हो पा रही है हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। पेरेंट्स को क्या संदेश देना, क्या कहना? सब पेरेंट्स को संदेश ये देना चाहते हैं कि हम विद्यालय से मिलकर कोऑपरेट करें, एक दूसरे से मिलकर के आपस में कम्युनिकेशन बढ़ाएं। बच्चों के साथ जो गैपिंग रही है हमारी 2 साल की, जो बच्चे हमारे टच से दूर हो गए हैं,
अब हम उनके गार्जियन की हेल्प से हम उनके साथ उनके टच में रहें, ताकि बच्चे भी हमारे साथ जो हमने खोया है 2 साल में बच्चों ने, वो गार्जियन की हेल्प से हम उसे रिकवर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चूँकि 2 साल का समय बहुत लंबा समय होता है, तो हमें आशा है, उम्मीद है कि आप लोग अपना 100% देंगे, जिससे कि हमारा जो, चूँकि बच्चे ही इस देश का भविष्य है और आप लोग शिक्षक हैं, तो हमें आशा है, उम्मीद है कि नया सेशन स्टार्ट हुआ है। आपको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं नए सेशन के लिए। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।